एक चीज मैं आपको बता दूं, ईरान के लिए आज की रात वास्तव में कयामत की रात है, वास्तव में शहादत युद्ध की रात है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि अब अमेरिका और इजराइल जो अटैक कर रहे हैं उसके तरीके ही उन्होंने बदल दिए। सबसे पहले मैं आपको 2-3 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट इससे जुड़ी हुई बता दूं। अमेरिका ने बोल दिया है कि हम 12,000 से ज़्यादा एरियल बॉम्ब इजराइल को देने जा रहे हैं जो सीधे सीधे ईरान पर गिराए जाएंगे। दूसरी तरफ जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ, उन्होंने बोला है कि अब हम ग्रेविटी बम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं ईरान के अंदर। ग्रेविटी बम का के बारे में आपको बता दूं कि जो मिसाइलें होती हैं, जैसे टॉम हॉक मिसाइल है, तो टॉम हॉक मिसाइल का जो 70 से 80% का जो हिस्सा है वो इंजन और ईंधन से भरा रहता है, और बाकी का जो 20 से 30% इलाका होता है उसके अंदर वॉर हेड होता है। लेकिन ग्रेविटी बम की संख्या है कि उसके अंदर कोई इंजन नहीं होता, उसको सीधा ड्रॉप किया जाता है, विंग्स होते हैं, वो उड़ता हुआ अपने टारगेट पे जाता है, और इसीलिए उसमें 900 केजी का जो भार है ग्रेविटी बम के अंदर, वो जब जमीन पे गिरेगा तो वो कहते हैं ना वैक्यूम क्रिएट करके आसपास के इलाके को खींच लेता है। वो जब धमाका करता है तो आसपास की बिल्डिंगों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो ग्रेविटी बम है ये बहुत ही भयानक है जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और नो डाउट कि ईरान को अब तक इन दोनों देशों ने, ईरान और अमेरिका और इजराइल ने भयानक नुकसान पहुंचाया है। उनके 250 से ज्यादा कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं, 1400 के करीब ईरानी अब तक मारे जा चुके हैं, लेबनान को पूरा पट करके रख दिया है। लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति पेजेश्किन ने साफ बोला है कि हम ना तो माफी मांगेंगे ना सरेंडर करेंगे, हम आखिरी दम तक युद्ध करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि जो शहादत युद्ध का कॉन्सेप्ट है वो ऐसा लग रहा है कि वॉर से बहुत पहले ही ये तय हो गया था कि अगर खामनेई और उनका टॉप लेवल का जो लीडरशिप है अगर मारी जाती है तो उसको लीड कौन करेगा। तो मैं आपको बता दूं, मेरे ठीक पीछे ये आप जो पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर देख रहे हैं और सफेद तस्वीर खामनेई की देख रहे हैं, ये एक तरीके से आज आने वाले युद्ध में ईरान का जो कमांडर का जो रूप लेंगे या जिसको इस युद्ध को जो लीड करने वाले होंगे वो पुतिन और जिनपिंग होंगे, इसमें अब कोई शक नहीं है। क्योंकि अच्छे से रूस को पता है कि अगर आज ईरान तबाह हो गया और अमेरिका का वो कठपुतली देश बन गया ईरान, तो पूरे इस पश्चिमी एशिया से चीन और रूस का दबदबा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और रशिया के ऊपर इतना ज्यादा मैसिव दबाव है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को गिरने ना दे। गिरने का मतलब यह है कि ट्रंप और इजराइल की कठपुतली ना बनने दे, कोई भी ऐसी सरकार ना आ जाए जो ईरान को अमेरिका का कहते हैं ना पपेट बना के रख दे, यानी कि कठपुतली बना के रख दे। मैं मुर्तजा आपसे यह पूछना चाहूंगा कि अभी जो खुर्रम शहर की बहुत बात हो रही है, सेजल की बात बहुत हो रही है, खैबर शेकन की बहुत बात हो रही है, ये जो मिसाइलें हैं ये 8 दिन के बाद भी दागी जा रही हैं। आखिर ट्रंप जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है या जो उसके मिसाइल अड्डे हैं वो ऐसी कौन सी जगह पे हैं जिसको अभी तक ये लोग खत्म नहीं कर पाए? क्या इसको लेकर कोई ऐसी रिपोर्ट आई है? अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। ट्रंप ने कितने दिन की बात की थी ये जंग चलेगी? उन्होंने तो 45 घंटे बोले थे शुरुआत में कि मैं 45 घंटे के अंदर इसको साफ कर दूंगा, बहुत लगेगा तो मुश्किल से 2-3 दिन, 4 दिन बोलते 4 दिन बोले थे। उसके बाद जो उनके विदेश मंत्री, जो उनके रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये युद्ध जो है वो 4 हफ्ते 6 हफ्ते हाँ चल सकता है। उसके बाद पेंटागन की रिपोर्ट्स आ रही है, पेंटागन ने बताया जा रहा है कि ये वहां तैयारी चल रही है कि ये युद्ध जो है वो 100 दिन चलेगा, 100 दिन से ऊपर चलेगा और ये सितंबर तक जा सकता है। अब ये सोचिए कि ईरान की मिसाइल पावर को लेकर इनके पास कोई सही इंफॉर्मेशन है ही नहीं। ईरान के पास जो मिसाइल सिटीज की बात की जाती है, ये पश्चिमी जो रिसर्च रिपोर्ट है उनमें 25 से 30 की बात की जाती है, ये उनका आकलन है। लेकिन कितना है ये ईरान ने तो कहीं बताया नहीं, ना ही वो क्या कहते हैं ये चीजें निकल के आती हैं। ईरान की इस वक्त वहां जितने प्रांत हैं वहां पे आप समझ लीजिए कि हर जगह जो है वहां पे मिसाइल अड्डे हैं, वहां पे अंडरग्राउंड ड्रोन अड्डे हैं, वहां पर अंडरग्राउंड जो है वो ऐसे ऐसी फैसिलिटीज हैं जिनका पता लगाना, समझ लीजिए कि आप ये समझ लीजिए कि ईरान एक बड़ा गाजा है, और अंदर से ये इतनी ज्यादा टनल्स हैं, ये इतना ज्यादा इन्होंने खोद के बनाया हुआ है जिसका ना अमेरिका को अंदाजा है ना मोसाद को अंदाजा है। और यही वजह है कि ये लोग गच्चा खा रहे हैं इस युद्ध में। इनके जो इनकी रिपोर्ट थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, वो सब एक तरह से खारिज हो चुकी हैं शुरुआत के 7-8 दिनों में ही। और जो खुर्रम शहर की आप बात कर रहे हैं, खुर्रम शहर जिस तरह की जो मिसाइल है, जो क्लस्टर्स बम दागती है, हमने देखा है पिछले 2-3 दिन से इस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, और इन्हें रोकना नामुमकिन है। आप मिसाइल को आप इनिशियल स्टेज में ही रोक सकते हैं, लेकिन एक बार यह आसमान में गई और जब ये अपनी टर्मिनल स्टेज यानी कि आखिरी वक्त की तब अपनी टारगेट तक बढ़ेगी, तब ये एयर स्पेस में दाखिल होते ही ये अपना क्लस्टर म्यूनिशंस जो है वो रिलीज करती है। और तब जब इसमें से 70-80 म्यूनिशंस बाहर आते हैं तो उनको आप समझ लीजिए, उनको आप किसी भी हथियार से नहीं रोक सकते। और वो बहुत बड़े बम नहीं होते हैं, वो समझ लीजिए कि
4 से 5 किलो के बम होंगे और वो एक तरह से बहुत एक बड़े दायरे में, मतलब कई किलोमीटर के दायरे में जब वो गिरते हैं तो वहां पर एक बड़ी तबाही मचाते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल एक तस्वीर आई थी ट्रंप की, जो ओवल ऑफिस में बैठे थे और उनको कम से कम 20 से 25 पादरियों ने घेर रखा था और सबके हाथ ट्रंप की पीठ से लेके उनके हाथों पर बंधे हुए थे। और वहां पर जो पादरी थे, मैंने आपको बताया था, रॉबर्ट और पादरी टॉम, इन दोनों ने प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, हमारे ट्रंप को ऐसी शक्ति दो ताकि ये अच्छे फैसले ले सकें। मेरा छोटा सा सवाल है कि अगर युद्ध शुरू होने से पहले ये अगर उन्होंने सही पूजा कर ली होती या पादरियों को बुला लिया होता तो शायद ये इतना बड़ा युद्ध ना होता। उनको बुद्धि तब आई जब उनकी पिटाई शुरू हो गई। यहां कहने का मतलब इसलिए ये है कि अगर आज ट्रंप पादरियों के बीच में घिरे हुए हैं तो इसका मतलब है उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, क्योंकि ये वो देश है जो कहता है कि हम पूजा पाठ में यकीन नहीं रखते हैं, हम तो खुद शक्तिशाली हैं, हम तो खुद शक्तिशाली एक देवता हैं, हमें किसी देवता की ऐसी सख्त जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रंप के ओवल ऑफिस में जो पादरियों की भीड़ थी वो ये साबित करती है कि अमेरिका का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है और उसको जो चोट पड़ी है सऊदी अरब, कतर, बहरीन में, जो उसके बड़े बड़े रडार उड़ा दिए गए, 10,000 करोड़ का उसका रडार उड़ा दिया गया, जो 5,000 किलोमीटर तक की रेंज में एक परिंदे तक को पकड़ लेता था, उसको एक समोसा टाइप के ड्रोन ने उड़ा दिया, वो भी ईरान के शाहिद ड्रोन 136 को मैं कमाल का मानता हूं। उसके पीछे की वजह क्या है? शाहिद का जो आकार है वो डेल्टा है, और अगर डेल्टा का आकार वाला जो उसका ड्रोन था उसने टी शेप लिया, यानी कि वो सीधा ना होके इस तरीके से गया, उसके चक्कर में वो उसको सही से पकड़ नहीं पाया। और जो रूस ने अपना सैटेलाइट के जरिए जो उसका एक लोकेशन और जो मैप तैयार किया था हमले का, वो कमाल का निकला और उसने बिल्कुल सटीक हमला वहां जाके उड़ा के उसके सबसे बड़े रडार को उड़ा दिया। कहने का मतलब ये है कि जो ईरान की जो ड्रोन पावर है वो वास्तव में कमाल की है। एक 2 स्ट्रोक मोपेड के इंजन वाले उसे दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई एयर डिफेंस को उड़ा दे या उसके रडार को उड़ा दे तो ये वास्तव में चुल्लू भर पानी में डूबने के बराबर है अमेरिकन सेना के। अच्छा, अमेरिका के पास जो है दुनिया में 8 थर्ड सिस्टम है। हाँ। और उसमें से उसने एक यूएई में तैनात किया है, एक उसका जॉर्डन में तैनात है, एक उसका सऊदी अरब में तैनात है, एक उसका इजराइल में तैनात है। अब इजराइल में 1 या 2 हो सकते हैं, मैं इसमें तो कंफर्म नहीं हूं, लेकिन कोई कहा जाता है कि नेवातिम में है और तेल अवीव में है। इतना बड़ा मिसाइल डिफेंस नेटवर्क जो है, अगर इसके बावजूद ईरान की मिसाइल जो आपने नाम लिया, खुर्रम शहर, सिज्जिल, खैबर शिकन और फत्ता, अगर ये लगातार वार कर रही हैं और इजराइल इनको रोक नहीं पा रहा है, ना सऊदी अरब ना यूएई, तो आखिर इनका क्या फायदा? और इसमें से खबर यह है कि इसमें से 3 थर्ड सिस्टम जो हैं, जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई, यहां पर इनके रडार जो हैं वो तबाह किए जा चुके हैं, उसमें अब कुछ नहीं बचा। अब वो सिर्फ एक लॉन्चर बन के रह गया है। अब उसके पास किसी विमान को या किसी मिसाइल को या किसी ड्रोन को ट्रैक करने की काबिलियत नहीं बची है। अच्छा, एक अभी आप आज शाहिद की तारीफ कर रहे थे, लेकिन दुनिया जो है सब शाहिद 136 की बात करती है। दुनिया ने इसका कमाल यूक्रेन में देखा है, लेकिन शाहिद 136 से भी खतरनाक जो ड्रोन जो है वो है इनका आरस ड्रोन। RS-2 ड्रोन जो है वो उतनी ही रेंज, मतलब 2000 किलोमीटर की रेंज तक वार करता है, लेकिन उसमें जो शाहिद ड्रोन से तिगुना वजन का वॉरहेड है, मतलब 150 किलो। और ये ड्रोन जो है शाहिद ड्रोन से दोगुनी रफ्तार से उड़ता है। तो अब समझ लीजिए कि ईरान जो है इस तरह के ड्रोन जब इस्तेमाल कर रहा है तो उसको रोकने वाला कौन होगा? अब आपको बता दूं, जब शाहिद की बात करी, शाहिद पे इसलिए ज़्यादा बिलीव मेरा चलता है कि जो शाहिद का 238 वर्जन आया है, जेट वर्जन, उसने तो इराक में धुआं निकाल के रख दिया। सब उनके जो विमान वाहक पोत थे अमेरिका के, वहां पे खड़े थे, बता रहे हैं उसको सबको उड़ा दिया। कोई फोटो उसकी जारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ट्रंप जो है वो बुरी तरीके से वास्तव में बौखलाए हुए हैं। उनको देखिए, उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने जो जनरल डैन कैन थे उनकी राय को बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने बोला था कि हमें अभी ईरान से युद्ध में पंगा नहीं लेना चाहिए, हम फंस जाएंगे। और आप देखिए फंस गया। ये ईरान युद्ध अमेरिका के लिए दूसरा यूक्रेन साबित होगा। ये यहां से नहीं निकल पाएंगे और रशिया ने उनको बुरी तरीके से फंसा दिया है। और रशिया ने जिस तरीके से ये कहा है कि अब हम ईरान को अकेला नहीं छोड़ सकते, ये अगर सोचता है कि हम ईरान को अकेला छोड़ देंगे तो ये बड़ी भारी मूर्खता होगी। और इसीलिए सोशल मीडिया में जो कोहराम मचा हुआ था कि अरे ईरान पर इतना भयानक हमला हो रहा है, उसको तबाह किया जा रहा है, आखिर रूस और चीन कहाँ है? तो रूस ने साबित कर दिया है और चीन ने साबित कर दिया है कि हम ईरान के लिए गद्दार नहीं, हम ईरान के लिए वफादार हैं। और उसने ये साबित करके आप दिखा भी दिया है। बस एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ईरान के ऊपर जो CIA मोसाद की सबसे लेटेस्ट खबर अभी आ रही है, उसका सीधा सीधा दावा है कि कुछ ऐसी मिसाइलें तैयार ईरान कर रहा है जिसके अंदर परमाणु
यूरेनियम जैसी कोई चीज लगाई जा सकती है, उससे हमला हो सकता है। उसी को लेकर इतनी ज्यादा खलबली मची है, उसी को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं, और इसीलिए बोला जा रहा है कि आज की रात में कयामत युद्ध होगा, जो ईरान के लिए शहादत युद्ध साबित हो सकता है। लेकिन आप इतना याद रखिए कि रूस और चीन की एंट्री ने पूरा का पूरा गेम जो है वो पलट के रख दिया है। अब ईरान को हराना इतना आसान नहीं है। जमीन पर कुर्द की सेना सीधे नहीं लड़ेगी। उनके कमांडर्स ने सीधा बोला है कि जब आप हमारे संग आ जाओगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप वॉशिंगटन और पेंटागन से बैठ के हमको बोलोगे कि जाओ बेटा तुम सूली पे चढ़ो, हम पीछे से आ रहे हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि ट्रंप जब भी बोले कि आप आगे लड़ने जाओ, मैं पीछे से आ रहा हूं, तो ट्रंप कभी नहीं आते हैं। यही हुआ था। कुर्द जो है वो एक बार धोखा खा चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इस चर्चा को अभी विराम देंगे, लेकिन आखिरी कमेंट मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगले 24 घंटे में ईरान का भविष्य क्या होगा, ईरान क्या करेगा, और अमेरिका और इजराइल के लिए अगले 24 घंटे कैसे होंगे? देखिए, हमने खबर अभी हम पढ़ रहे थे कि ब्रिटेन में B-1 बॉम्बर पहुंच चुका है, और B-1 बॉम्बर जो है अमेरिका का सबसे बड़ा बॉम्बर है और 34,000 किलो के बम लेके चल सकता है, यानी करीब करीब 24 क्रूज मिसाइल। इतने बड़े बॉम्बर को लाने की नौबत क्यों पड़ी है? कि वो इसलिए कि इनका सारे जहाज जो है फेल हो गए हैं। ये जितने बमबारी कर रहे हैं उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये बॉम्बर आएगा तो इनको लग रहा है कि उम्मीद है कि भाई जो मिसाइल सिटीज जो है, जो बहुत गहराई में है, उसके खिलाफ हम एक बड़ा एक आक्रमण करेंगे और उनको तबाह कर सकते हैं। लेकिन वो बॉम्बर कहां से आ रहा है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने अगर इस जंग में एक तरह से शामिल हुआ, वहां से एक तरह से हथियार लॉन्च किए गए, तो ईरान ने तो बोल दिया खाड़ी देशों से कि तुम्हारे यहां से अगर लॉन्च किए जाएंगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो अगर ये ब्रिटेन से लॉन्च किया जाएगा तो फिर ईरान साइप्रस का क्या करेगा, जहां पर ब्रिटेन के 2 अड्डे हैं, और फिर तो उनके लिए भी कहा जाएगा कि RIP। हाँ, सही कह रहे हैं। मैं इसको चर्चा को विराम देता हूँ। इतना मान के चलिए कि आज की रात वास्तव में ईरान के लिए कयामत की रात है, क्योंकि आज ही ईरान के ऊपर वो हमला होने वाला है जिसकी शायद हमने किसी ने कल्पना नहीं की है। और अच्छे से ईरान भी जानता है, रूस और चीन भी देख रहे हैं कि ये मामला कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। और आप देखिएगा अचानक इसमें एक ऐसी एंट्री होने वाली है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं करेंगे। अगले 24 घंटे दुनिया पर बहुत भारी होने वाले हैं, और हम आपका इसका जो भी अपडेट होगा वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।